यानी कि भैया मैं कहूंगा जाओ भैया 5 साल बाद पैसे दे देना। अगर मैंने सेल की है उधार पर तो मैं कहूंगा भैया 1 महीने बाद पैसा दे देना, 2 महीने बाद, इससे ज्यादा तो उधार पर नहीं दूंगा। तो इसी तरह से कैश, बैंक, डेटर्स और जो सामान मैंने बनाया, स्टॉक रखा हुआ है मेरे पास, किसका स्टॉक? गुड्स का स्टॉक। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास पूरे साल मैंने काम किया और एंड में इतना सामान मेरे पास गुड्स का बाकी है, तो वो जो बचा हुआ स्टॉक है या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है, गुड्स का स्टॉक बचा हुआ है, वो भी मेरा एसेट है। तो मैं उसे कहूंगा दोस्तों स्टॉक। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरे पास हो वो है मेरा स्टॉक, तो ये भी मेरा एसेट है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं बात करूं स्टॉक की, तो हो सकता है वो पूरी तरह से फिनिश्ड स्टॉक हो, गुड्स मेरी पूरी तरह बन चुकी हैं, यानी ये वो स्टॉक है जो कि पूरी तरह तैयार, फिनिश्ड गुड्स है। ऐसा भी हो सकता है भाई चेयर पूरी ना बनाई हो, अभी सिर्फ नीचे वाला हिस्सा बन गया, ऊपर की बैक बननी बाकी है, यानी वो काम पूरा भी नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है। और ऐसा भी हो सकता है कि लकड़ी अभी काटी भी नहीं भैया, वो तो रॉ पड़ी हुई है पूरी, तो रॉ मटेरियल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो गुड्स का स्टॉक है वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड भी हो सकता है और फिनिश्ड भी। जो सेमी फिनिश्ड होगा उसे मैं कहूंगा वर्क इन प्रोग्रेस। तो दोस्तों कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, ऐसी और भी कई चीजें हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम अपने करंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। हमने करंट एसेट्स। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देने वाला हूं और एक और इसका करंट एसेट का बताने वाला हूं, वो है प्रीपेड एक्सपेंस। हालांकि इसके बारे में एग्जांपल बहुत शानदार दूंगा आपको, अभी नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए छोटी सी बात। मान लीजिए कि आपने किसी को कुछ पैसा एडवांस दे दिया। एक तो है खर्चा, ठीक है जी, एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब जो पैसा चला जाएगा और उसकी सर्विसेज मिल जाएंगी बाद खत्म। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल बर्गर खाने जाते हैं, बर्गर के पैसे दिए 50 रुपए और बर्गर खा लिया, तो इसका मतलब वो कंज्यूम हो गया, वो आपका एक्सपेंस हो गया। ठीक बात है कि नहीं? आपने उसकी सर्विसेज ली, बात खत्म। बर्गर अब लॉन्ग टर्म तक आपके साथ टिका नहीं रहेगा, खाया पिया हजम, ठीक बात है कि नहीं? बर्गर नहीं पिया, वो खाया ही है, खाया पिया हजम एक एग्जाम्पल है, एक कहावत। तो भाई अब मान लीजिए कि आपने 50 रुपए दिए आज के, ठीक है जी, और बर्गर ले लिया, काम हो गया खत्म। आपने उसको पैसे दिए, आपने बर्गर खा लिया, एक्सपेंस हो गया आपको 50 रुपए। लेकिन मान लो आप उसे कहते भैया मैं तो रोज बर्गर खाता हूं, अब पूरे अगले महीने के 30 दिन है इस महीने में, ये लो 50 रुपए के हिसाब से 30 बर्गर के 1500 रुपए पहले से रख लो, पहले से रख लो, और मैं जब भी आऊंगा मैं फिर उसका बर्गर ले लिया करूंगा और आप उसके पैसे काट लिया करना। अब मान लीजिए कि आपने वो 1500 रुपए दे दिए पूरे महीने के, और अब आप 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन तक का बर्गर खा चुके हैं, ठीक है, 10 दिन के बर्गर आपने खा लिए। एक बर्गर कितने का था मेरे दोस्तों? 50 रुपए का। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? अगर एक बर्गर 50 रुपए का था, 10 दिन आप बर्गर खा चुके हैं, तो भैया 10 दिन का जो बर्गर आपने खाया 50 रुपए ईच के हिसाब से 500 रुपए खर्च हो गए। वो तो है दोस्तों एक्सपेंस। क्या है दोस्तों? वो एक्सपेंस। लेकिन बचे हुए 20 दिनों के लिए भी तो पैसा आपने एडवांस दिया हुआ है, ये है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है दोस्तों? प्रीपेड एक्सपेंस, यानी अभी 20 दिनों का बर्गर खाना बाकी है, ठीक बात है कि नहीं? तो अभी लेना बाकी है, बोलो हाँ या ना? यस, सर्विसेज लेनी बाकी है, गुड्स लेनी बाकी है, तो कहलाएगा क्या? ये प्रीपेड एक्सपेंस। अब इस प्रीपेड एक्सपेंस के लिए सर्विसेज लेनी
बाकी हैं, इसीलिए ये कहलाएगा क्या आपके लिए, एसेट। तो भैया 10 दिन के बर्गर खा चुके हैं, 500 रुपए एक्सपेंस हो गया, और वो जो 20 दिनों के बर्गर खाने अभी बाकी हैं, लेने बाकी हैं, वो प्रीपेड एक्सपेंस है। वो एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, और इसीलिए वो आपका एसेट है। क्या ये बात समझ में आई? तो दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंस कहूं या एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक ही बात है। और जो प्रीपेड है उसके लिए सर्विसेज लेनी या गुड्स लेनी अभी बाकी हैं, इसलिए वो आपका एसेट है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि लंबे समय तक आपने काम कर लिया, 1 साल से भी ज्यादा, जनरली ऐसा नहीं होता। इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस को शॉर्ट टर्म एसेट यानी करंट एसेट कहा जाता है। जैसे आप मोबाइल में बिल वाला मोबाइल है, एक तो बिल यानी केस में आपके पूरे महीने की जो जितनी कॉल्स होती है, फिर एंड में बिल आता है। एक ऐसा होता है भैया जिसमें आपने प्रीपेड सर्विस ली है, पोस्ट पेड नहीं, प्रीपेड। पहले से ही आपने उन्हें, कंपनी को, वोडाफोन का आपका फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल का सर्विस प्रोवाइडर है, आपने उसे 200 रुपए दिए। 200 रुपए देने के बाद अभी तक आपने मान लीजिए एक भी कॉल नहीं की, यानी 200 रुपए की सर्विसेज लेनी अभी बाकी है। तो वो 200 रुपए प्रीपेड एक्सपेंस है, इसीलिए वो आपका एसेट है। मान लीजिए उसमें से 100 रुपए की कॉलिंग आपने कर ली, 100 रुपए की जिसकी कॉलिंग कर ली वो तो अब खर्चा हो गया, क्योंकि उसकी सर्विसेज आपने कंज्यूम कर ली। लेकिन जो बचे हुए 100 रुपए हैं उसकी सर्विसेज अभी लेनी बाकी हैं। तो जिसकी सर्विसेज अभी लेनी बाकी हैं वो आपके लिए एसेट हो गया, क्योंकि वो प्री पेड है और उसकी सर्विसेज लेनी बाकी है, इसलिए वो आपका करंट एसेट है। दोस्तों हम ऐसे और भी एसेट्स की बातें करेंगे। तो अल्टीमेटली जो मकसद है जानने का वो ये है कि जिसके लिए लेना बाकी हो, सर्विसेज लेनी बाकी हो, वो आपका एसेट है। क्या ये बात समझ आई? और ये क्योंकि शॉर्ट टर्म में है इसलिए करंट एसेट नाम दे दिया। ये लॉन्ग टर्म तक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इसलिए वो लॉन्ग टर्म एसेट है, नॉन करंट एसेट कहलाते हैं। दोस्तों इसे फटाफट नोट करिए, मैं फिर चलूंगा आगे। ऐसे और भी एसेट आपको नजर आएंगे जो लॉन्ग टर्म तक आपको हेल्प करेंगे, जो शॉर्ट टर्म तक आपको हेल्प करेंगे, उनकी लंबी लिस्ट है। दोस्तों एक और भी आता है बिल रिसीवेबल। क्या होता है? बिल रिसीवेबल। ऐसी बहुत सारी है आइटम्स। बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने किसी को उधार पर सामान बेचा, सामान उधार पर आपने बेच तो दिया, लेकिन आपने उनसे कहा भैया मुझे लिख कर दो कि तुम इस दिन तक पैसा दे दोगे, और अगर उस दिन तक वो पैसा देगा तो भैया आप उस दिन का इंतजार भी करोगे। मान लीजिए आपने कहा जी 1 महीने बाद आप मुझे पैसा दे दीजिएगा और लिख कर दे दीजिए, तो 1 महीने तक उसने जो लिख कर साइन करके स्टैंप लगी हुई है उस पर वो जो सारी बातें लिखी हैं, वो पेपर आपके लिए एक एसेट है। अब ये भी लंबे समय के लिए नहीं बनाया जाता, शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है। तो अब इस बिल के अगेंस्ट आपको पैसा लेना है, ये कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। क्या ये बात समझ आई? नोट करिए दोस्तों, मैं फिर चलूंगा आगे। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी आपने सुना होगा, लिखते जाइए साथ साथ सुनते भी जाइए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का मतलब कि आपने किसी और कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा दिया, किसी और कंपनी के या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया, और उस पर आपको फ्यूचर में रिटर्न मिलता रहेगा इंटरेस्ट या डिविडेंड के रूप में। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपने कहीं और की, वो भी आपका एक एसेट ही है। ठीक है ना? इसे फटाफट से नोट करिए, फिर मैं चलूंगा दोस्तों आगे।
चले। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं, अब इनमें सारे एसेट आपको दिख रहे थे, बोलो हाँ है ना। फैक्ट्री टच कर सकते हो बिल्डिंग को, यस। इन्वेस्टमेंट को भी पेपर है भाई, पेपर के रूप में मौजूद है, टेस्ट कर लिया, टच कर लिया उसे, ठीक बात है कि नहीं। ये सब चीजें जिनको देखा जा सके, टच किया जा सके, ये सब दोस्तों कहलाती हैं टेंजिबल एसेट्स। यानी इसी को दूसरे लफ्जों में, एसेट्स के और ही टाइप है, इन्हीं एसेट्स को ही मैं कैटेगराइज कर रहा हूं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। कैटेगराइज करने का ही तरीका है। टेंजिबल और इनटेंजिबल बताने से कुछ नई चीजें भी हमारे सामने आएंगी, ठीक है जी। तो अभी तक जिनकी आप बात कर रहे थे उन सब एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस थी, यस। तो एसेट्स which have physical existence, तो भाई जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, ये सारे के सारे आपके टेंजिबल एसेट्स हैं, यानी which can be seen and touched, ठीक बात है कि नहीं। इन जनरल तो इसी तरह से हम इन्हें जानते हैं। तो यानी जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो मैं उसे क्या कह दूंगा कि भैया ये क्या है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मैं उसे कह दूंगा कि ये एक टेंजिबल एसेट है। फिर वही एग्जांपल, लैंड्स, आपके बिल्डिंग है, ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी है, इन सबको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। और देखा जाए तो इन एसेट्स को आसानी से गिरवी रख के लोन भी लिया जा सकता है, ठीक बात है कि नहीं। आसानी से कैन बी यूज्ड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन इजीली। वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, इजीली, ठीक बात है कि नहीं। और देखा जाए तो भाई किस तरह के लॉसेस हो सकते हैं, उन लॉसेस के लिए ये उन लॉसेस से भी जो है परे नहीं है। किस तरह के लॉसेस से, इन सारे के सारे जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, these can be destroyed by fire, बोलो हाँ या ना, destroyed by fire or any accident, ठीक बात है कि नहीं, या नेचुरल कैलामिटी अगर आए तो प्रॉब्लम हो सकती है इनको, ठीक बात है कि नहीं। इस तरह का डर है, इसीलिए इनकी इंश्योरेंस भी कराई जाती है, इसीलिए ये क्या है, देयरफॉर इंश्योरेबल है। क्या है ये, इंश्योरेबल। अब कुछ ऐसे एसेट्स की बारी जो इनटेंजिबल है, दिखाई नहीं देते, मगर फिर भी कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है, लॉन्ग टर्म तक भी फायदा देते हैं, यस। जैसे कि ये क्या है, नॉन फिजिकल एसेट्स। नॉन फिजिकल एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट मोर रेवेन्यू, विच हेल्प टू जनरेट मोर रेवेन्यू, यानी ये और ज्यादा रेवेन्यू कमाने में मददगार साबित होते हैं।
अब आप कहेंगे भाई ये कौन से हैं जो दिखाई भी नहीं देते मगर बहुत ही काम की चीज है भाई, ये तो रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। दोस्तों अच्छे काम कर करके, अच्छा सामान बनाकर बेच करके अपने कस्टमर्स को आपने कई सालों तक सेटिस्फाई किया और अपना नाम बिल्ड कर लिया, रेपुटेशन बिल्ड कर लिया, और आपके इस नाम को देख करके, आपके नाम को सुन करके ही आपका वो सामान खरीद लेते हैं। यानी दोस्तों आपकी ये रेप्यूट, आपकी रेपुटेशन, ये बन जाती है आपकी गुडविल, जो दिखाई नहीं देती मगर आपको बहुत सारा रेवेन्यू अर्न करने में मदद करती है। उसी तरह से मान लीजिए आपने कोई एक ऐसी नई चीज बना डाली जो आज तक किसी और ने बनाई नहीं, कोई फॉर्मूला बना लिया, तो भैया अब फॉर्मूला बन गया है तो कॉपी करने वाले तो हजारों होंगे, कोई और इसे कॉपी ना कर पाए, इसीलिए उस फॉर्मूले को या उस टेक्नोलॉजी को आप अपने ही नाम से पेटेंट करा लेते हैं। यस, क्या करा लेते हैं? पेटेंट। तो जब आप पेटेंट कराएंगे तो उस पेटेंट की फीस भरेंगे, ठीक बात है कि नहीं? उस पर्टिकुलर पेटेंट को लेने के लिए उसकी टेक्नोलॉजी में पैसा जो आपने लगाया वही तो आपके एसेट थे, ठीक बात है कि नहीं? उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा लगाया वो भी। तो जो वो पेटेंट की वैल्यू है वो दिख नहीं रही मगर वो आपके लिए एसेट बन जाती है, इनटेंजिबल है। उसी तरह से आपका ट्रेडमार्क चल गया, ठीक बात है कि नहीं? जैसे मैकडॉनल्ड्स का वो एम, जरा देखिए, जहां दिखता है सबके दिमाग में हिट करता है, वो हो भैया, वो तो ट्रेडमार्क है और कोई यूज नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क, लोगोज, ये जो है आपके बिजनेस को बढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक बात है कि नहीं? उसी तरह से गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क के अलावा जो आपके लोगोज हैं वो भी दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? जहां पर वो लोगो नजर आएगा इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा कि भैया ये इस पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है। ये सब फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होने के बावजूद भी आपको क्या कर रहे हैं? पैसा अर्न करने में हेल्प कर रहे हैं। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? आपने मान लीजिए कोई गाना गाया, कोई फिल्म बनाई, कोई उसे ना कॉपी कर ले, उसके लिए कॉपीराइट्स है। ये कॉपीराइट्स भी क्या है कि आपकी बनाई गई कोई चीज को कॉपी नहीं करेगा, इसका भी आप फायदा कमाते हैं, ठीक बात है कि नहीं? किसी ने बुक लिखी, उसे कॉपीराइट करा दिया, तो भैया कोई और उसे अब बेच नहीं पाएगा, किसी और की हिम्मत है बेचे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो जो वो कॉपीराइट्स हैं ये भी बड़े वैल्यूएबल हैं और ये भी इनटेंजिबल हैं और एसेट हैं और आपको बिजनेस में ज्यादा रेवेन्यू कमाने में मदद करते हैं। नोट करिए दोस्तों, फिर मैं चलूंगा एसेट की एक और कहानी पर, ठीक बात है कि नहीं? जल्दी से नोट करिए, फिर एक और डिटेल आपके सामने रखते हैं, फटाफट से नोट करिए। चले जी आगे। तो इसमें भी कुछ एसेट को यूज कर करके अब करेंगे तो भैया ऐसा तो नहीं है कि उसकी वैल्यू बढ़ती ही रहेगी या घट भी सकती है। जरा सोचिए, क्या उन एसेट्स की वैल्यू बढ़ती ही रहेगी या घट भी सकती है? मेरे भाई आप कहोगे हाँ जी हाँ, घट भी सकती है। अगर मैंने कोई मशीन खरीद ली, बार बार यूज करता रहा तो उसकी वैल्यू बढ़नी थोड़ी है, घटेगी उसकी वैल्यू। तो
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई मशीन खरीदता हूं तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल लगातार चलती रहेगी। मैंने अगर मशीन 10 लाख रुपए की खरीदी तो ये 10 लाख रुपए की मशीन 10 लाख थोड़ी रहेगी, आने वाले समय में इसकी वैल्यू घटती भी रहेगी। तो जो वैल्यू इसकी यूज करने के बाद घट रही है उसे हम कहते हैं दोस्तों डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। पहले साल यूज किया तो वैल्यू इसकी घट गई, फिर यूज किया और घट गई, फिर यूज किया और घट गई, फिर यूज किया और घट गई। यूज करने के बाद घटती रहेगी वैल्यू। ठीक बात है कि नहीं? अब देखा जाए तो आज अगर मैंने इस मशीन को 10 लाख की मशीन को यूज करना शुरू किया तो मुझे लगा भाई अब इसकी वैल्यू का यूज हुआ, पहचानना पड़ेगा कि आखिरकार कितना यूज हो गया। मान लीजिए यूज हमने निकाला 1 लाख रुपए की वैल्यू का तो यूज हो गया। 1 लाख रुपए की वैल्यू का जब यूज हो गया दोस्तों, 1 लाख की वैल्यू का यूज हो गया तो 10 लाख का जो मेरा वो एसेट था उस यूज के कारण उस एसेट में 1 लाख रुपए की कमी आ गई। ये 1 लाख रुपया दोस्तों मेरा